अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबारक में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। मणिपुर से जिस तरह की खबरें मिल रही हैं काफ़ी तशवीशनाक हैं। मणिपुर में फिर एक मरतबा बल्कि मुसलसल मुसलसल झड़पें और वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मीडिया में इस पर जिस तरह की कवरेज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन मणिपुर में एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसका अंदाज़ा करना बताया जा रहा है कि मुश्किल है। बहरहाल क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं, इसका आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि मणिपुर के हवाले से मरकज़ी सरकार को जो इक़दाम करने चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को जो संजीदगी के साथ इस मामले को हल करने के लिए पेशरफ्त करना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। क्या मामला है, किस तरह का डिस्प्यूट है, या फिर कौन से अनासिर है जो मणिपुर में ये सारी यानी एक किस्म की शोरिश वहाँ पर बर्पा हो चुकी है। एक की हलाकत की खबर आ रही है और दर्जनों की जो है ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो मणिपुर में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या कह रही है, इसका आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ हमारा सवाल ये भी होगा कि एक रियासत अगर जल रही है तो आप दीगर रियासतों में या फिर मरकज़ में आप क्या कर रहे हैं। क्या आप जो मसाइल जिनके तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जिनको हल करना चाहिए, बजाय उसके आप दीगर नॉन इश्यूज़ को बिला वजह इशू बना रहे हैं। औरंगज़ेब का मामला, क्या ज़रूरत है कि आप तारीख़ में जा रहे हैं और जा रहे हैं भी तो उसमें जिस तरह से खलत मलत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर एक तशवीश की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब की जो खबर है उस खबर को मस्मार कर देने का बहुत सारे लोगों का जो एक एहसास है, और एएसआई इस हवाले से जायज़ा लेगी और लॉ अपना काम करेगा। यानी मुराद ये है कि अब एक मामला ये चल पड़ेगा कि औरंगज़ेब की खबर को जो एक्चुअल यानी उस पर तावीज़ भी नहीं है, यानी कुछ नुमाया भी नहीं है, वो एक बुज़ुर्ग की पैंती उनको तदफीन उनकी की गई, क्या उस बुज़ुर्ग की जो खबर है यानी हम ये कहेंगे कि जो मज़ार है, जो दरगाह है, क्या उसको भी अब आप जो है अपनी सियासत का हिस्सा बनाएंगे और क्या उसके मस्मार करने की आप बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह का इशू है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और कठुआ में फिर एक मरतबा यानी कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, यानी चंद ही दिनों के दौरान फिर 3 अफराद लापता हो जाते हैं और तीनों एक शादी के यानी तकरीब में जाते हैं और वापस हो रहे थे और फिर उसके बाद वो लापता हो गए। और लापता होने के बाद अब उनकी यानी जो लाशें मिली हैं और मुश्तबा हालत में लाशें मिली हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक किस्म की कशीदगी बल्कि फ़िरका वाराना कशीदगी नज़र आ रही है। बहरहाल हुकाम की जानिब से यानी अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसियाँ चौकस हो चुकी हैं। क्या मामला है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यानी पार्लिमानी हल्क़े-जात की जो डीलिमिटेशन है, हदबंदियाँ हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। और मरकज़ी सरकार या फिर हम कहें कि क्या शुमाल और जुनूब में कोई तफरीक कर रहे हैं, वही सवालात उठाए गए हैं कि आबादी की बुनियाद पर क्या पार्लियामेंट पर भी गैर मुनसिफाना तौर पर आप नशिस्तों पर कब्जा मुकम्मल तौर पर करना चाहते हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी यानी डीलिमिटेशन के हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल, और न सिर्फ गाज़ा की सूरत हाल बल्कि शाम में खाना जंगी खूनरेज़ी शुरू हो चुकी है और इस पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो लग रहा है वो फिर बाहम मिल्लत इस्लामिया के दरमियान यानी फिर एक नई शोरिश को यहाँ पर जन्म दिया जा रहा है। और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि वही तागूती और सहयूनी अनासिर हैं जो फिर एक मरतबा शाम को फिर अंदर से खोखला करने की, बल्कि खोखला हो चुका है, तबाह ताराज कर दिया गया है, लेकिन अब फिर एक मरतबा मज़ीद खूनरेज़ी वहाँ करवाना चाहते हैं। क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार M.A. मन्नान साहब। मैं मन्नान साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मन्नान साहब, सबसे पहले मैं मणिपुर के हवाले से जानना चाहूँगा कि किस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है और क्या मणिपुर की सूरत हाल के हवाले से हमारी जो नेशनल मीडिया है वो कवर कर रही है
या फिर इंटरनेशनल मीडिया ही से बहुत कुछ यानी बातें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं जिसको शायद हमारी हुकूमत मुस्तरद भी कर देती है? जी मनान साहब। मणिपुर का मसला जहाँ का वहाँ है। अगर आप देखें जी। आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया को कम्प्लीटली कंट्रोल में रखा गया है। जो गोदी मीडिया है, स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ दी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बस गोदी मीडिया में शुमार होने लगे हैं अभी। तो उनके अब आप देखिए, मैं पढ़ रहा था कि 40 के आसपास लोग जख्मी हुए। 40 तो यानी गवर्नमेंट के फिगर होते हैं पुलिस के, तो आप उसको और 10 गुना आप उसको बढ़ा लीजिए। और मुसलसिल वो वहां पे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़े, यानी इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लड़ रहे हैं। अब आप एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को भिजा रहे हैं, तो कहाँ मसला हल हुआ? कहाँ मसला हल हुआ? आपके गवर्नर नए लाने की वजह से क्या आपको उसका कोई फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि वायलेंस होने के बाद शटडाउन जो हो रहा है उसकी वजह से नॉर्मल लाइफ क्रिपल हो गई है कुकी एरियाज में, जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे ये हो रहा है। और कंप्लीटली अगर आप देखें तो यानी बस हेलीकॉप्टर सर्विस स्ट्रिक्ट, यानी पुलिस की मौजूदगी में, बस चल रही है तो उसमें पुलिस बैठी हुई है और पुलिस की निगहदाश्त कर रही है। तो ये कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है? ये कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि मणिपुर नॉर्मल हो गया है आप प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद? तो कोई नॉर्मल नहीं हुआ है। ये खाली सियासतदानों के, जो रूलिंग पार्टी के सियासतदान है, उनके मुंह से निकल रहा है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो है हालात डिफरेंट है। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या आप कोई भी चीज को ले लें। आपको कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आप और गवर्नमेंट की दी होल इंटेंशन जो है अवाम की आवाज को यानी उनको दबाने की कोशिश है। अभी आप जैसे इनकम टैक्स का नया रूल निकाला था इन्होंने, जहाँ पे आपका वो इनकम टैक्स को जहाँ पे डाउट होगा, किसी को भी डाउट होगा, तो आपका सोशल मीडिया पूरा अकाउंट देखेंगे वो। जी भाई, इनकम टैक्स से सोशल मीडिया का अकाउंट का क्या लेना देना है? आप बताइए। आप सोशल मीडिया पे क्या करें? मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मैं इनकम टैक्स की किसी मामले में गड़बड़ करा और इनकम टैक्स ऑफिसर अगर शक कर रहा है तो मेरे पास आएगा और रिकॉर्ड नहीं पूछेगा। वो मेरे को बोलेगा कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स दीजिए आप पूरे, फेसबुक पे हैं, लिंक्ड आईडी पे, आप जहाँ जहाँ हैं आप दीजिए। तो वो उसको पूरा छलनी करे। उनका मकसद इसके पीछे क्या है कि आपको देखेंगे किसी तरह से आपको जाल में फंसाने के लिए। द होल पर्पस आपका जो है गवर्नेंस नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो गुंडाइज्म इनडायरेक्टली। मन्नान साहब, वजह क्या है? मतलब मणिपुर के अगर हम बात करें तो मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर के हवाले से मणिपुर का जिक्र तक नहीं करते। अच्छा, मणिपुर के हवाले से यानी ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से तशवीश का इजहार किया जाता है, दीगर आलमी इदारों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जाता है। ठीक है, हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको खारिज कर देते हैं, उसको बेसलेस कह देते हैं। लेकिन हमको हमारे घर के हवाले से भी ये देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है, कहाँ पर क्या ज़्यादती हो रही है, तो उसको दूर किया जाए। हमारे ही अगर लोग हैं तो क्यों प्रधानमंत्री वहाँ जाकर, ये सवाल अपोजिशन की जानिब से उठता रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर लोगों को एतमाद में नहीं लेते? अगर एतमाद में वो लेंगे शायद, तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, यानी एक तवील अरसा होने के बावजूद मणिपुर की आग बुझ नहीं पा रही है, तो प्रधानमंत्री क्या अब कम से कम करेंगे कि जो अभी सूरत हाल बन रही है वो फिर एक मरतबा काफ़ी तशवीशनाक और कशीदगी से दो चार बताई जा रही है? बाखर भाई, अब मोदी साहब, ये आज या कल का एक हफ्ते का मामला नहीं है। 2 साल होने जा रहे हैं मणिपुर के। जी 2 साल हो गए हैं। तो मोदी साहब को 2 साल तक किसी किस्म का उनको टाइम नहीं मिला। इतने मसरूफ हैं वो पूजा करने में और अमेरिका जाने में, लंदन जाने में, कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। हम लोग गलत समझ रहे हैं कि वो मणिपुर के बारे में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
जी। आप देखिए अल जजीरा चैनल के तो काफी खिलाफ भी हैं गवर्नमेंट वाले यहाँ के। अल जजीरा चैनल की हेडलाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा, एल्यूसिव पीस इन इंडिया मणिपुर, बॉम्ब्स एंड मॉर्टर्स आर सिविलियन वेपन। इसका मतलब ये है कि सिविलियन लोगों के हाथ में बॉम्ब्स और मॉर्टर्स आ गए हैं। मॉर्टर यानी आप बड़े बड़े गाड़ियों को उड़ा सकते हैं मॉर्टर से। बम से तो आदमी मरेगा, मॉर्टर से आप गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दे सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन है मणिपुर में। और अपोजिशन खामोश बैठी हुई है कंप्लीटली। आप अपोजिशन जो इनकी अपोजिशन है, इनकी जो तरफदारी कर रही है, जो सो कॉल्ड अपोजिशन एलाइड पार्टीज जो है, वो खामोश बैठ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या जवाब दे रहे हैं? नीतीश कुमार क्या जवाब दे रहे हैं? क्या मन्नान साहब, यहाँ पर इस एंगल को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो सीधे बात ये होती है कि सरहद पार कौन सा मुल्क है, वो है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अच्छी तरह से हम नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि उधर सरहद पार यानी कौन लगा हुआ है। वही जो चाइना, जो जिस तरह की उसकी कई जारहाना जो है हमारे साथ हरकतें पहले भी हुई हैं, तो क्या ये हमको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पीछे कौन है? ये जो कुछ भी चल रहा है कम से कम वो तो कर लें। नहीं, इसमें कोई बाहर वाले, जैसे बीजेपी का ये शुरू से एजेंडा रहा है कि बाहर के फॉरेन हैंड, इसमें फॉरेन हैंड नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने, अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ने, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, मणिपुर के हालात खराब होने की वजह, जब चीफ मिनिस्टर को निकाला जाना चाहिए था, उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर लेके आया था गवर्नर के पास, आपने उनको वापस कर दिया और उसके अखबार में न्यूज छपी, फोटोज छपी कि उनके रिजिग्नेशन लेटर को फाड़ के फेंक दिए हैं वो। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद अगर आप उसके बाद देखें, आप उसके हालात पूरे खराब हुए उसी के बाद खराब हुए चीफ मिनिस्टर के कंटिन्यूएशन के ऊपर। अब तो हालात बिल्कुल खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी किस्म का। अब आप देखिए एवरीडे कोई ऐसा नहीं है कि छुपते छुपाते न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं से कि भाई ये हो रहा है, कहीं ये पे वायलेंस हो रहा है। सेम वायलेंस की जो कॉन्टूर्स है, जो उसकी आप अगर देखें उनकी जो रीजन है पूरी वही है। कोई चीज चेंज नहीं हुई है। मसला जहाँ का वहाँ ठहरा हुआ है। आज आप अगर पार्लियामेंट में मणिपुर का बजट पास करेंगे, वक्त बिल भी आपका पास करने वाले हैं मंडे के दिन, तो क्या मणिपुर का बजट पास करने से वायलेंस खत्म हो जाएगा? जो रिसर्जेंस हुआ है, वायलेंस में जो इजाफा हुआ है, वो बजट की वजह से नहीं हुआ है, वो आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से हुआ है। आपने एक से दूसरे को लड़ाया है, एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी को लड़ाया है। जैसे आप दूसरे इलाकों में हिंदू मुसलमानों का काम कर रहे हैं, वहाँ पे कबायलियों का कर रहे हैं आप, कबायली और नॉन कबायलियों का कर रहे हैं। तो इनका होल पर्पस बीजेपी का, चाहे वो किसी भी रियासत में हो, इनका पर्पस वही है, एक से दूसरे को लड़ाना। अब जो नेशनल एजुकेशन, लेकिन मन्नान साहब, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो है हर बड़े लीडर के जो है जुबान पर होता है। तो ये शायद अपोजिशन का एलिगेशन है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये बाहरी ताकतों का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिर बाहरी ताकतों को जो है तवानाई फराम करने वाले कोई ना कोई अंदर के एलिमेंट्स हैं जिनको जो है तलाश किया जाता रहता है। ख़ास लिबास में होते हों, ख़ास चेहरे होते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी देखें हम, उत्तराखंड में भी देखें हम, राजस्थान में भी देखें हम, अब तो महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। बहरहाल दूसरे मौजू पर आएंगे हम तो उस पर भी बात करेंगे। तो बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत फ़िरका परस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चल रही है। कम्युनल नहीं है। और मोदी साहब ने जो बोला है, जैसे आपने इसका जिक्र किया है, सबका साथ सबका विकास, सवाल ये पैदा होता है कि किसका विकास और सबका साथ। ये जिस पूंजीपतियों के सपोर्ट कर रहे हैं, ये जिस किस्म का, आप अगर आप पूंजीपतियों की बात नहीं करिए, आप शैला रशीद के ऊपर केस कैसे निकाले, जबकि आपने उसको नेशनल एंटी नेशनल बोला। आपने हर्षद पटेल के ऊपर आपने केस निकाल दिया, उसको आपने एंटी नेशनल बोला। तो ये जहाँ पे बात आती है गवर्नेंस की, जहाँ पे आज आप बोलिए बीजेपी के खिलाफ, अगर आप बोलिए बिल्कुल खुल के, तो आपको कोई
में कोई डाउट नहीं है कि आपको कल सुबह में आपको फोन आ जाएगा गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी से, क्योंकि आप टीवी में काम करते हैं, आपका एक पब्लिक फेस है, तो आपको सुबह में फोन आ जाएगा कि भाई क्या हाल है, कैसे है, और फिर आपको इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आप ये मत करिए, आप ये मत करिए। भाई आप जब जानते हैं माहौल खराब है, मोदी साहब के कैसे गवर्नमेंट है, इस तरीके का आपको इनडायरेक्टली वो करते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक यूपी का पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ओहदेदार होली के बारे में बोलता है कि होली एक दिन आती है और जुमा आपका फला इतने दिन आता है, 56 वीक्स आता है, फला है, और वो बोलता है उसको खुद पुलिस वालों ने, काफी लोगों ने बोला कि इसको ऐसे बात बोलना नहीं चाहिए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी इंश्योर करना है, सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाना। पुलिस वाला ये नहीं बोलता था कि आपके टाइम में आप मसाजिद में बहुत लोग जमा होते हैं, मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं बोल सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कम्युनल चीफ मिनिस्टर है, यूपी का सबसे कम्युनल चीफ मिनिस्टर, अगर इंडिया में मोदी साहब के बाद अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर आप कम्युनल, जो दिल और दिमाग से दोनों से कम्युनल है, वो आदित्यनाथ, वो बोल रहा है कि उसने जो पुलिस वाले ने बोला कि वो बात सही है। तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? आप यानी कम्युनल एलिमेंट्स को आप हवा दे रहे हैं, उनको इश्तियाल और दिला रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अब आप मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, देखिए दाढ़ी रखा, आपको बस में जा रहा है या कहीं और चंदा जमा कर रहा है मस्जिद के लिए, वो अपने जो नॉर्मल मेंटेनेंस का, आप उसको दाढ़ी पकड़ के मारम पीटी करते हैं जी। आप चंदा नहीं देते, आपसे कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं का। अगर वो चंदा मांग रहा है तो हिंदुओं से नहीं मांग रहा है, वो चंदा मांग रहा है मुसलमानों से, अपनी कम्युनिटी से। आप लेकिन उसकी दाढ़ी पकड़ कर उसको ठोक बजा देते हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस कुछ नहीं करती है, FIR इशू करेगी, उसके बाद जहाँ का वहाँ मामला हो जाएगा। तो कानून जो है, जहाँ कानून की तेजी, कानून को स्ट्रॉन्ग तरीके से बताना होता है, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। जहाँ जी मनान साहब जी, जहाँ कानून हिंदुओं के ऊपर यूज, हिंदुत्व एलिमेंट के ऊपर यूज करना चाहता है, तो आपकी पैंट पतलून गीली हो जाती है कंप्लीट। आप उसके बारे में कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। वीडियोज आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की न्यूज खराब होने की या मुसलमानों के खिलाफ जो जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है, जिस किस्म की वायलेंस हो रही है, वो एक दिन बाद न्यूज नहीं आ रही है, 1 घंटे बाद आ रही है जी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं कर रही है, न्यूज को मैनेज कर रही है, न्यूज को किल कर रही है। मन्नान साहब, ये सारी सूरत हाल, अच्छा मौजूदा मामलात जो हैं उस पर अगर बात हो तो एक बात है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तारीख़ के मामलात को, तारीख़ के पन्नों को यानी पलटा जा रहा है, और फिर उसमें भी अगर कोई हक़ बजानी बात हो तो मुनासिब बात है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से मामलात को मोड़ दिया जा रहा है, अगर हम अबू आसिम आज़मी की जानिब से औरंगज़ेब के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा था, तो उसको लेकर कैसी कार्रवाइयाँ हुई। पहले तो असम्बली से उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है FIR हुई, उसके बाद फिर ख़ुद वज़ीर आला वहाँ महाराष्ट्र के बोलते हैं कि इनका तो जेल में जाना तय है, और फिर उसके बाद अब ये बात आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि औरंगज़ेब की जो ख़बर है, उस ख़बर को मस्मार करने का बहुत सारे लोगों का ये एहसास है। ख़ुद वज़ीर आला महाराष्ट्र कह रहे हैं फडणवीस, और ये कह रहे हैं कि ASI जो है, जो जिस तरह से ASI की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है तमाम तर जो भी तारीख़ी मकामात हैं, तो फिर ASI इसका जायज़ा लेगी और फिर उसके बाद क़ानून अपना काम करेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि अब औरंगज़ेब की ख़बर का मामला अब आगे मतलब इशू बनेगा हमारे मुल्क में, और इसी पर जो है चर्चाएँ होंगी, और इसी पर फिर जो भी कार्ड खेलना है वो कार्ड खेला जाएगा? नहीं, कार्ड तो क्रिमिनल कार्ड आपका खेला जा रहा है अब कोई न कोई वजह से। खाली ये नहीं है ना, आपको आपके वक्फ बिल के बारे में आपको ये किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कॉमन सिविल कोड के बारे में आप कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में 15 से ज़ायद मदारिस को जो है बंद भी कर दिया गया है। ये वजह बताई गई कि इजाज़त याफ्ता नहीं थे, वो गैर कानूनी तौर पर चला रहे थे। इजाज़त भी याफ्ता जब आप वो करेंगे, जब मदरसे में अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कोई इदारा
बगैर किसी गवर्नमेंट के अगर कोई चला रहा है, जैसे स्विंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं या कारशुप का काम करा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को उससे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तो कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की परमिशन की जब जरूरत पड़ती है, जब आप कोई सब्सिडी ले रहे हैं या कोई मान लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो रही है या इंडस्ट्रियल एक्ट में वहां पे कोई ऐसी चीज तो कारखाना बन रहा है जिससे फैक्ट्री एक्ट में आपको कुछ इफेक्ट होगा, किसी की हेल्थ मुतासिर होगी, तो जब लेने की इनको कुछ इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप जो ऑप्टिक आप देख रहे हैं, जो न्यूज चाहे किसी मदरसे की हो, औरंगजेब के मदार को लेकर हो, किसी को कुछ उनको लेना देना नहीं। उनका हद पे तनकीद जो अटैक करने का है वो सिर्फ मुसलमानों को वरगलाना है, उनको इश्तियाल दिलाना है। उनका मकसद यही है। आप बताइए कुंभ मेले में कितनी चीजें हुई। कुंभ मेले का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कुंभ मेले में इतनी बड़ी न्यूज छपी कि एक जो मल्ला है जो बोट चला रहा था, उसने 30 करोड़ रुपए कमाए। 30 करोड़ यानी लोगों को इतना करा। उसके बाद पता चला 2 दिन के बाद उसकी जो तस्वीरें जबी तो पता चला कि ये तो 50 स्कैंडल में इन्वॉल्व है और 10 इसके ऊपर जो है मर्डर केसेस हैं जी। अब गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है। गवर्नमेंट क्यों जवाब नहीं देती है? उनको जवाब देने के लिए गवर्नमेंट जवाब दे नहीं है। उनको जो बोलना है वो कर रहे हैं वो, और उनका तो होल पर्पस कोई मनान साहब अभी तक मनान साहब हमने जिस तरह से देखा उत्तराखंड के हालात किस तरह से ख़राब हुए, पहले उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हुए और उसके बाद फिर उत्तराखंड में हमने देखा वहाँ पर तो यूसीसी नाफिज भी कर दिया गया और फिर हर चंद दिनों में ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो मदारिस को लेकर हो, चाहे वो मसाजिद को लेकर हो, चाहे वो आम लोगों को लेकर हो। और अब क्या आपको लग रहा है शुमाली हिंद में तो सारी चीज़ें, सारा माहौल बना दिया गया, जहन बना दिया गया, अब साउथ इंडिया की तरफ देखा जा रहा है। अब महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है औरंगज़ेब को लेकर और फिर शिवाजी को लेकर, यानी एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि फिर वही बात हो जाए कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के वर्सेस आ जाएं और कुछ ऐसा हो। तो क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र से फिर साउथ इंडिया फिर हम देखेंगे कि फिर वो शुरू होता है, इधर तेलंगाना है और फिर उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। क्या लग रहा है आपको, क्या साउथ के लोग ये सारी चीज़ों को कबूल करेंगे? नहीं, ये साउथ वाले देखिए, आप कंपेयर टू नॉर्थ अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल साउथ और नॉर्थ की डिवाइड है। साउथ कंप्लीटली एजुकेटेड है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट आप देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे वहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट है। नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में 50 प्रॉब्लम है। नॉर्थ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर यूपी बिहार को जैसे नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं जी, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है और 60-50 करोड़ रुपए आ रहे हैं हर जगह, तो फिर साउथ इंडिया में नॉर्थ के लोग क्यों आके काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल सवाल है। एग्रीकल्चर आप जितना लेबर है नॉर्थ में, साउथ में, तमिलनाडु में और केरला में, जो मैं देखा हूँ आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, केरला में और तमिलनाडु में पूरा लेबर, एग्रीकल्चर लेबर 90% जो है नॉर्थ इंडिया का है। बिल्कुल, बिहार का, झारखंड का, चाहे वो होटल्स में हो, चाहे वो दीगर कारोबारी दुकानात में हो, या फिर इवन जो है यानी कि ये जो डायरी फार्म के जो यूनिट्स हैं उसमें हो, सभी में हम जो है जी हाँ। तो फिर आप जब नॉर्थ इंडिया इतना डेवलप हो गया है तो आपको दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का आपको एंट्री लेना है, आपको कम्युनल करना है। आप हिंदी के उसको एज ए मीडियम के तौर पर यूज करके आप साउथ की पूरी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से, आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम साउथ से कहीं न्यूज पढ़ते हुए देखिए आपने कहीं पे? जी, आपको कहीं नहीं दिखेगी। रेलवे में घुस के कोई ये कर रहा है, बस में घुस के कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, आप ये नहीं सुनेंगे साउथ में कहीं पे। इक्का दुक्का मुकामात है और स्पेशली कर्नाटक के कुछ जो जहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। नॉर्थ में मिलेगा, आम माहौल है नॉर्थ में जी, आपको मिलेगा। आप अब इवन गोवा में भी हो रहा है, वहाँ पे भी यही तमाशे हो रहे हैं वहाँ पे। तो इनका होल मकसद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या क्या मंजूर मन्नान साहब, क्या साउथ इंडियन या साउथ इंडियंस कहूँ मैं या फिर साउथ इंडिया की जो रियासतें, स्टेट्स हैं, वो इस हवाले से, जैसे अगर हम देखें
कि हिंदी को मुसल्लत किया जा रहा है, इस बुनियाद पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला तमिलनाडु उन्होंने एक इजलास तलब किया और उस पर गौर व खौस किया गया और उससे जो है एक सख्त किस्म का जो है रद्दअमल सामने आया। एक मैसेज दिया गया मरकज़ को कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट मुसल्लत नहीं की जा सकती, बिलखुसूस ज़ुबान के हवाले से। और जो कल्चरल जो अपनी अपनी रिवायात है मुल्क में अगर हम देखें तो क्या तमाम रियासतें मिलकर कोई ठोस कोई पेशरफ नहीं कर सकते? अगर साउथ इंडिया वाकई आप कह रहे हैं कि जो है ये जो जितने भी फ़िरका वाराना जहनीत है या माहौल है वो उससे अब भी कम अज़ कम पाक है, अब भी कम अज़ कम वो बात नहीं, कोशिश ज़रूर की जा रही है, वाक़यात ज़रूर आए, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेश आ रहे हैं, लेकिन इसका सद्देबाब क्या कर सकते हैं ये जितनी साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं या करना चाहते हैं? इसका सद्देबाब तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए, साउथ तो साउथ है बिल्कुल, वो अपनी जगह में एक सुतून की शक्ल इख्तियार किया हुआ है, लेकिन आप नॉर्थ और वेस्ट के स्टेट्स का भरोसा नहीं कर सकते। वो कंप्लीटली जो सैफ्रनाइजेशन हो गया है गुज़िश्ता 10-12 सालों के पीरियड में, तो वो तो उन्हीं की जय जय करेंगे बीजेपी की। लेकिन साउथ इतना आसान नहीं है साउथ में आप इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि आप जितने टैक्स आ रहे हैं, जीएसटी या कोई भी आप निकाल के देखिए, वो पूरे साउथ से आ रहे हैं जी। तो अगर आप एक पुरानी कहावत है कि आप अगर एक बंद कमरे में एक बिल्ली को मारेंगे पकड़कर, तो बिल्ली आपके ऊपर अटैक करेगी। तो आप उसी तरीके का साउथ में आप एक बंद कमरे में पूरे साउथ इंडियंस को कर आप अपनी मनमानी रचना चाह रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है। ये बोलने के लिए ठीक है, अखबार की हेडलाइंस के लिए, टीवी की खबरों के लिए ये ठीक है। प्रैक्टिकलिटी आप जो आज आप साउथ से जितने आपके ऑफिसर्स आते हैं पूरे साउथ इंडियन से, आपको अगर आप देखें मेजॉरिटी पूरे साउथ इंडियन से अगर आप देखें जितने बड़े आईएएस ऑफिसर्स और ये हैं, आप नॉर्थ के ऑफिसर्स कहाँ पे हैं? नॉर्थ साउथ के ऑफिसर्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो साउथ से एजुकेटेड क्लास जो है वो आपको मिलेगी जो ऑफिसर्स आ रहे हैं। नॉर्थ से जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो तो या तो रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं या फिर ब्राह्मण होने की वजह से आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ मेरिट बेसिस पे तो नॉर्थ का नहीं आ रहा है, साउथ का मेरिट बेसिस पे आ रहा है, क्योंकि साउथ कॉम्पीट कर रहा है अगेंस्ट नॉर्थ। हर तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा डिवाइड कर दिया गया है कि साउथ और नॉर्थ आप लड़ते रहे, आप इसी पे ये करते रहे। आप जीएसटी के कलेक्शंस के ऊपर आप 3-3 महीने के आप कलेक्शंस नहीं देते हैं। साउथ इंडिया के स्टेट आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तेलंगाना प्रोटेस्ट कर रहा है, तमिलनाडु, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि आप पैसे वो लोग ले रहे हैं जीएसटी से, तो आपको वापस देने में क्यों है? आप उनको गला दबाकर पानी पिलाना चाहते हैं और ये आपकी लाइन टो करने लगा रहे हैं कि भाई आप हमारे पैर हाथ पकड़िए, हम आपको आपके पैसे देंगे। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, अनडेमोक्रेटिक है। ये एक कंप्लीटली जो अंग्रेजों के जमाने में हुकूमत थी एक तो 100-200 साल पहले, उसी तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप। आवाज आपकी अंग्रेजों के जमाने में अगर आप खिलाफ बोले तो आपको काला पानी डाल देते थे, तो ये काला पानी है 5-6 साल से, लोग 5-5 साल से 2020 में हुए वाकयात। जी मन्नान साहब, ये मतलब कोई शोबा नहीं छूट रहा है, हर शोबे में हर मामले में जो है कुछ ना कुछ ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है सरकार पर कि वो जो मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है, जिनको माइनॉरिटीज कहते हैं, हालांकि वो मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी। बाखर भाई, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। इल्जाम उस तरीके के होते हैं जब आपको कोई बोल दे कि ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। नहीं, ये आपके सामने एविडेंस है, आपको टीवी पे दिख रहा है, आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। शैला रशीद का लोग जानते हैं क्या हो रहा है। आप सैदी साहब को दिल्ली में डाल के रखे हुए हैं, आप उमर खालिद को डाल के रखे हुए हैं, 5 साल हो रहा है, 2020 से डाल के रखे हुए हैं। आप उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप कोर्ट की डेट नहीं देते हैं, तो आप कहाँ पे? अदलिया खुद एक कम्युनल होती जा रही है, अदलिया पॉलिटिकल होती जा रही है। अदलिया का काम ये नहीं है। अदलिया में परसों एक जज बोल रही है हाई कोर्ट की कि वो औरत कोई एक वाकये में कोई केस में एक औरत नहीं आ सकी, तो उसने ऐसे बुरे कमेंट किए हैं कि आप यानी कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं मोदी साहब। वुमेन एम्पावरमेंट खाली नाम का है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दलितों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट इससे नहीं होती है। आपको एम्पावरमेंट आपको देखिए, आप महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपको लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं,
भरे रोड पर पूना में, बॉम्बे में 2 औरतों का रेप होता है। एक बस स्टॉप पे होता है, एक बस डिपो में होता है। आप आज उसको, मीडिया का काम और चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? मीडिया ने इनको कम्प्लीटली इशू को सुला दिया है। अगर मान लीजिए निर्भया के जैसा दिल्ली में अगर ये होता, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तो आज जो है बीजेपी अपने कपड़े फाड़ कर रोड पे आई हुई होती थी दिखाने के लिए कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर खराब है बोल के नहीं बोल सकते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मोदी साहब विश्व गुरु हैं। इकोनॉमी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गई है। आज पूरे अखबारात लिख रहे हैं, आज पूरे अखबारात लिख रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा जो है ये कब रिकवर होगा। आज बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, FII जो बोलते हैं, उन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। और 1-2 लाख नहीं है, ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। आपकी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सोना बेचकर, जो गवर्नमेंट का सोना था, जो रिजर्व बैंक में रखा हुआ था, आपने वो पूरा बेचना शुरू किया है। उसके एक मेजोरिटी बेच दी है और उसका पैसा आप सिस्टम में लाकर आप अपनी इकोनॉमी को बता रहे हैं कि बूम कर रही है और ये कर रही है। और मुझे कोई इसका डाउट नहीं है कि किसी भी दिन इकोनॉमी ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स हो सकती है। बिल्कुल मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि इकोनॉमी किसी भी लम्हे आपको कोलैप्स होती दिखेगी और उसकी इंडिकेशन है आपकी। आप बताइए कौन सी जगह में कॉस्ट ऑफ लिविंग गिरी है? कोई एक चीज बता दी है। हाउसिंग में गिरी है, कुछ प्रोडक्ट्स पे गिरी हुई है, ट्रांसपोर्ट पे गिरी हुई है। एयरलाइन जो 3,000 रुपए आज टिकट था, 8,000 रुपए टिकट है। एक आपको मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस जगह में मैं 3,000 रुपए में जाता था 2020 में, आज उसकी टिकट 8,000 रुपए है। आपने एयरलाइंस तो पैसे वाले पूंजीपतियों की है, तो आपने एयरलाइंस को डायनामिक जो है रेटिंग बोल के एक आपने कंसेप्ट लगा दिया कि डिमांड जैसी बढ़ेगी उसके हिसाब से टिकट बिकेगा, यानी बोली लगेगी। तो आप उस तरीके का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूंजीपतियों का। आप एक आदमी प्राइवेट जू लगाता है गुजरात में, मोदी साहब का एक दोस्त, आप उसकी जाके प्रमोट कर रहे हैं। उससे क्या लेना देना है प्राइवेट जू से पब्लिक का? क्या प्राइवेट जू में कोई जानवरों की निगहदाश्त हो रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है? मन्नान साहब, अफसोस की बात यह है कि आलमी यौम ख़वातीन जो है एक जानिब बनाया जा रहा था और उसी के साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से कर्नाटक में 2 इजरायली जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, हमला किया गया, बाज़ाब्ता गैंग रेप किया गया और फिर एक शख्स की जो है उसमें हलाकत भी हुई। मतलब किस तरह का मैसेज जो है दुनिया को जा रहा है, सोचने वाली बात है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि एक जानिब आप ख़वातीन की बात करते हैं और दूसरी जानिब ख़वातीन के हवाले से कोई घंटा ऐसा नहीं जाता। और मुल्क का अगर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर रिकॉर्ड हम देखेंगे तो क्या कुछ मजालिम नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जिस तरह से मतलब होना चाहिए इक़दामात, वो सारी चीज़ें जो है पामाल हमको जो है नज़र आ रही हैं। नहीं, आप देखिए दलितों पे कोई एट्रोसिटीज कम नहीं हुई है। आज भी गुज़िश्ता आपको 13 जनवरी 2025 की BBC की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। दलित वुमेन इन इंडिया एलिज रेप बाय 64 men over 5 years। ओके, 5 साल के दौरान 64 लोगों ने उस औरत का रेप किया। तो 5 साल तक क्या गवर्नमेंट सो रही थी? क्या गवर्नमेंट सो रही थी? आप देखिए, आपने लखीमपुर खेरी का आप देखिए वहां का क्या हुआ 2023 में आपने किया। 2014 में खुद मोदी साहब जब आए थे 2014 में दलित एक 17 साल की लड़की का रेप हुआ था दिसंबर में। उसको क्या किया आपने? अरेस्ट किया। कहाँ पे आप जो है जज, आपको आज के जज जो है चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, ठीक, किसी औरत का लड़की का रेप हो सो मोटो लेना चाहिए, लेकिन खैर अदालतों के हवाले से तो बड़ा बहुत ही ज़ायद जो है, यानी वैसे भी हम जो है एहतराम करते हैं, लेकिन जहां सो मोटो लेना चाहिए वहां पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि कुछ और ही मामला हो रहा है। अच्छा, इस मामले में कुछ बोला भी नहीं जा सकता। अगर कोई सवाल भी करेगा तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, कौन से एक्ट उस पर लग जाएंगे। नहीं बाकर भाई, अभी आप हाई कोर्ट का जज रेप के केस में कंफर्म हो गया है कि उस औरत का रेप हुआ है।
उस आदमी को सजा देने के बदल आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इससे शादी कर लो, आप शादी कर लो। तो क्या वो शादी निभेगी या जो भी है? तो ये कोर्ट का काम नहीं है आपको सोशल एक्सपेरिमेंट करने का। आप वहाँ उस सीट पे बैठे हैं, आपको सजा देने के बारे में, मुजरिम कौन है, खाती कौन है और मासूम कौन है, ये इसका फैसला कोर्टों को करना है, सोशल एक्सपेरिमेंट करना नहीं है जी। आप जो है बिल्कुल, फैसला क्या होता है वो देना चाहिए और जो जिसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी मन्नान साहब क्या होगा और किस तरह से होगा अभी, क्योंकि लोगों की एक आखिरी उम्मीद या फिर एक भरोसा वही अदालतें जो है आकर वहीं अदालतों के दरवाज़ों पर आके सारे मामलात रुकते हैं और यही चीज़ चल रही है। लेकिन बहरहाल अदालतों को क्या करना चाहिए और जजेस की क्या जिम्मेदारी है वो ख़ुद अच्छी तरह से इस हवाले से जो है जानते हैं, समझते हैं, जबकि वो इंसाफ करने वाले हैं, एक अहम यानी खिदमात पर वो मामूर हैं। तो बहरहाल क्या होगा आगे, ये जो है ये जो हालात हैं। नहीं, अगर बाखर भाई आप जो बोल रहे हैं वो आपकी राय, मेरी राय एक है कि कानून का हाथ ऊपर होना चाहिए, जजेस जो काम करना चाहिए उनका क्या रोल है, ये सब है। लेकिन क्या वो रोल निभा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, एक जज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुसलमानों को कटवा कहता है और आज 50 दिन हो गए हैं, 50 के ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक उस पे बरकरार है कायम है जी। यही सवाल चीफ जस्टिस साहब मीटिंग करते हैं, उससे बुला के बोलते हैं, फिर उसके बाद अखबार में न्यूज छपती है कि एक्शन लिया जाने वाला है अनखरीब कब अनखरीब अगले मन्नान साहब, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बस इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, जो हमारी नई नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो अभी चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो जूनियर कॉलेज में हो, चाहे वो आला तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हों, अब ये जो नई तालीमी पॉलिसी, क्योंकि तालीमी पॉलिसी के हवाले से आपका माशाल्लाह जो है उस हवाले से गहरा तजुर्बा भी है और उस हवाले से जो है आपका वर्क भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मुतारफ़ की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, इसके असरात वैसे तो यानी टोटलिटी अगर हम देखें तो उस पर जो एतराज़ इन जनरली नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसको समझा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो सारी चीज़ों को जो है जमा किया गया है। लेकिन यहाँ पर मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है उसको बहुत सारे उसके जो दानिश्वर हैं उनके एतराज़ात हैं कि इसमें कुछ चीज़ें वो हैं जो इनके मजहबी प्रैक्टिसेस से जो टकराती हैं, इनके बिलीफ से टकराती हैं, और उसके साथ साथ जो तारीख़ है उससे छेड़छाड़ की गई है और उसमें जो है खलत मलत किया गया है। तो अब ये इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा इस हवाले से वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, कि अगर तालीम को कुछ और एजुकेशन को भी अगर एक ख़ास रंग दे दिया जाएगा और हिस्ट्री से भी जो छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर हम क्या जो है अपनी जनरेशन को, अपनी नई नस्ल को दे रहे हैं? नहीं, इनका देखिए बागर भाई, ये एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में जो इशू रहा है, इनका होल मकसद हिस्ट्री से टिंकल करने का, उसको तोड़ फोड़, उसको एक ठोकने का जो इनका ये रहा है, वो सिर्फ इस वजह से रहा है कि यहाँ पे मुगलों ने हुकूमत की जी, मुगलों के दौर में इनका ये कंट्रीब्यूशन है। दूसरी मुगलों ने किया तो फिर अंग्रेजों ने भी हुकूमत की और दीगर भी। अगर हम हर सदी या 1000 साल पीछे जाएंगे तो अलग अलग जो है, कभी किसी की हुकूमत रही, कभी किसी की हुकूमत रही, तो क्या हम पास्ट में जीते रहेंगे या हम फ्यूचर का देखेंगे और जो अभी प्रेजेंट है उसका देखेंगे? नहीं, अंग्रेजों से वो गुलामी करते रहे, वो तो उनके तलवे चाटे हैं, सबको पता है क्या उनकी हिस्ट्री रही है। तो उनसे सवाल गोरों से उन लोगों का नहीं है, उनका अंग्रेजों से। उनसे मेन उनको प्रॉब्लम है एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने की या कानून साजी में तब्दीली लाने की। वो इसकी वजह है मुसलमानों के। अब आप देखिए ट्रिपल तलाक से क्या फायदा हुआ? आप आज डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, आप गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पूछ रही है कि आप डॉक्यूमेंट बताइए कि कितने केसेस हुए हैं आपके कानून पास होने के बाद से, क्या खत्म हो गया है क्या? आज आप डेटा नहीं देते हैं। आप डेटा इसलिए नहीं देते हैं कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपने बड़े तीर मारे थे जब आप कानून पास हुआ था, मोदी साहब ने बड़ी स्पीचेस की। जब कोई कानून आता है तो कानून की जो फीचर्स, सेलेंट फीचर्स होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। उससे पहले पॉलिटिशियंस पूरी आग उगलते हैं।
ये अभी ये जो माहौल पिछला 10 सालों से हुआ, पहले ये होता था कि आरटीआई के बिल, आपको एग्जांपल देता हूँ, जब राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट पास हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, तो मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, आपने आरटीआई को कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया। आप आरटीआई को आज आप बताइए, आरटीआई के थ्रू क्या चीज मालूम हो रही है? कुछ मालूम नहीं हो रही है, बिल्कुल जीरो परसेंटेज है। कई जगह में आपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं किया हुआ है। आप कई स्टेट्स हैं जो बीजेपी के स्टेट्स में, वहां पे आरटीआई को, आप आरटीआई के बारे में कुछ आप बात मत करिए, क्योंकि आरटीआई आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपको करप्शन का पता नहीं चलेगा। आरटीआई रहेगा तो करप्शन का पता चलेगा। उसकी एक मिसाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट जब थी फडणवीस के जमाने में, तो बॉम्बे के सबब में एक मुकाम पर वहां पे 2 साल तक टोल गेट चलता रहा, और किसी ने आरटीआई डाला कि भाई ये टोल गेट की मियाद कब खत्म हो रही है, तो पता चला कि ये तो 2 साल पहले खत्म हो गई है। और वो 2 साल तक टोल गेट जमा करते रहे, और उसके बाद कोर्ट तक केस गया, तो जो टोल गेट चला रहा था उसने बोला कि जी ये गलती हो गई जी, हम 2 साल से पैसे जमा कर रहे थे, हो गया, अभी मेरे पास नहीं है, मैं थोड़े थोड़े करके आपको रिटर्न करता हूँ। जी कोर्ट ने मान लिया इसको, कोर्ट आज वो दे रहा है, गवर्नमेंट है 2014 के बाद की। ये गवर्नेंस का एक आपको एग्जाम्पल है जी। गवर्नेंस की आपको जुडिशरी, पुलिस और कोई भी इदारे, तकरीबन इदारे कंप्लीटली सेपरेटाइज हो गए हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, एसटी एससीज के, जो उनके लाइन में फॉल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ यूज किया जा रहा है। मन्नान साहब, अब यानी पार्लियामेंट का जो बजट सेशन का दूसरा मरहला है वो कल से शुरू होने जा रहा है। अब किस तरह का सरगर्मी रहेगी और किस तरह के मुद्दे रहेंगे, ये अपने मकाम पर उससे उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डीलिमिटेशन का जो मामला आगे बढ़ाया जा रहा है, एक डीलिमिटेशन हमने वो भी देखा जो जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन अब साउथ की बात है, साउथ की रियासतों की बात है, वहाँ के डीलिमिटेशन और वो जो यानी पार्लिमानी नशिस्तें हैं उसके लिए जो तरतीब देने की बात आगे बढ़ रही है, जिस हवाले से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे सवालात खड़े किए और रिजर्वेशंस का इजहार किया, मरकज़ से उन्होंने सवाल किए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या मामला है जो डीलिमिटेशन के ज़रिए, ये साउथ का ये इल्ज़ाम है, साउथ का ये कहना है कि आप जो है बरतरी दे रहे हैं नॉर्थ को आबादी की बुनियाद पर, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार अब आगे क्या करेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन और फिर जो मुतालिका महकमे जात हैं वो क्या करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये डीलिमिटेशन का मामला जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? डीलिमिटेशन का द होल पर्पस अगर आप देखें, डीलिमिटेशन ये होता है कि आप डीलिमिटेशन जब करते हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1984 में जब सलाउद्दीन ओवैसी इलेक्ट हुए थे, वो जमाने की पॉपुलेशन जो इलेक्टोरेट से वो डिफरेंट थे। अब आप वही 2024 में अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूंसी को आबादी बढ़ती गई तो उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करे आप, उससे छेवड़ला चला गया, छेवड़ला बिकेम ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, फिर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट हुई। तो ये डिलिमिटेशन पॉपुलेशन की बुनियाद पे होता है, तो पॉपुलेशन नॉर्थ में बढ़ रही है, साउथ में नहीं बढ़ रही है। तो यानी फिर इसका मतलब ये है कि नॉर्थ में बढ़ रही है तो फिर पॉपुलेशन की बुनियादों पर वो नशिस्तें बनेंगी, तो फिर वहाँ की सीटें ज़ायद होंगी, तो फिर पार्लियामेंट में जो सीटें होंगी तो वो नॉर्थ की होंगी, तो फिर ये कहा जा रहा है कि फिर हुकूमत पूरी नॉर्थ की हो जाएगी। ये तो साउथ वाले ये बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट कि आप इसको फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स आप इसको होल्ड करिए। स्टेलिन जो बोल रहे हैं डीएमके के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वो यही बोल रहे हैं कि आप इसको एटलीस्ट 20 साल आप इसको रोक दीजिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। उनका कंडीशन यही था कि नॉर्थ में कंप्लीट जो है बीजेपी अपना डोमिनेशन डाल के रखी हुई है, उनकी कम्युनल एंगल उनका कंप्लीट डिफरेंट हो गया है, तो आप इसको थोड़ी दिन के लिए रोके रखिए। लेकिन बीजेपी उसको बोलती है कि डिलिमिटेशन हम सब टाइम पे करेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने टाइम पे नहीं की भी हैं। तो और साउथ की जानिब से ये भी सवाल किया जा रहा है ना कि साउथ में अगर एजुकेशन का जो है स्केल देखें हम तो वो भी बड़ा मजबूत है नॉर्थ के बिलमुकाबिल, और फिर साथ ही साथ यानी हमने एक स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली के मंसूबे को आगे बढ़ाया, उस पर अमल किया साउथ वालों ने। क्या हमको उसकी आप सजा दे रहे हैं?
नॉर्थ के बिलमुकाबिल में। जी बिल्कुल, देखिए आपको एक वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमी में, बीमारू स्टेट्स, जी यानी बीमारू स्टेट्स का बीमार से मुराद उसी से ली गई है। तो बीमारू में कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, समझे आप? जी तो बीमारू उसी से कंसेप्ट में निकाले। तो उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और साउथ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफरेंट है बिल्कुल। तो आप अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को आप कंसीडर नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कंसीडर करना चाहते हैं पॉपुलेशन बेसिस पे और डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गैर वाजिबी है। और ये कंप्लीटली आपका माइंड आपकी सीट्स पे, आप बीजेपी की गवर्नमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं, और मोदी साहब तो वैसे अपने आप को गॉड क्लेम करते हैं और कंटिन्यू रहना चाहते हैं। पता नहीं 2021 तक रहेंगे वो, 2030 तक शुरू होगी। हाँ, तो उनका इंटेंशन वही है। आपको इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, आपको पॉपुलेशन की डिलिमिटेशन की फिक्र है। आप इकोनॉमी को इम्प्रूव करिए ना। आप इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं आप बताइए। आप एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट सबसे, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट है। कंपनियां बंद हो रही, कंपनियों के जो रिक्रूटमेंट की ड्राइव है, विप्रो जितनी बड़ी बड़ी इन्फोसिस आप देखिए 2,000 3,000 लोगों को निकाल रहे हैं, यानी एक क्वार्टर्स में निकाल रहे हैं आपको जी। आप अखबार में ये न्यूज कहाँ पे छप रही है? पेज 1 पे नहीं छप रही है जी, अंदर पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 12 पर छप रही है और एक कॉलम में छप रही है। आपको यानी वो आपकी पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना नहीं चाहते। बिल्डअप करना, पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करने नहीं दे रहे हैं। द मीडिया का काम पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना है। मीडिया के पास फिलहाल संभल की शाही मस्जिद है और उत्तराखंड के जो है मदारिस हैं और फिर काशी मथुरा है और फिर दीगर मामलात है, औरंगज़ेब है, अब औरंगज़ेब की कब्र का मामला है। ये सारी चीज़ें मीडिया के पास है और वही जो है उसको बता रहे हैं और लोग भी जो है उसी पर तवज्जो दे रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी अहम हैं और अगर हम इसको ही देखते रहेंगे, इसी पर जो है तवज्जो देते रहेंगे तो फिर सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे और सारी हम जो तरक्कियां हैं वो हम कर लेंगे। ये माइंडसेट बना दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है, अब कर क्या सकते हैं? इसमें सब लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आपने अब जो कहा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लोग इंटरेस्टेड हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लोग इंटरेस्टेड है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, लोग इंटरेस्ट है। आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर मेरा बच्चा है, अगर ग्रेजुएट कर दिया और उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो सुबह शाम उठकर घर से बाहर जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो मेरे लिए एक कंसर्न का मामला है। ये गवर्नमेंट के भी कंसर्न का मामला है। लेकिन मोदी साहब ने टेलीफोन का डेटा फ्री करके 315 रुपए में, 300 रुपए में इतना डेटा दे दिया कि वो सुबह से शाम तक अपना सोशल मीडिया पे टाइम गुजारेगा और किसी की माँ बहन करेगा और इसी तरीके का। तो आप ये जो जिस तरीके के ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज ऐसा होता है कि आप उठिए आखा जी आखा, उसको ज़ॉम्बीज बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आप वो क्रिएट कर रहे हैं, आप ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं आपको, जो आपके बोलने पर, इशारों पर नाचे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट, आपने लेबर डिपार्टमेंट का डेटा क्यों बंद कर दिया? अगर आप एम्प्लॉयमेंट देने वाले होते तो आप तो बड़े फख्र से बोलते थे कि हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। आपने जो डेटा देते थे मंथली, क्वार्टरली, आपने बंद कर दिया। आज आपको एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। यकीनन मनान साहब, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोर इश्यूज़ हमारे क्या हैं उस जानिब जो जनता है, जनता का काम ये बनता है कि वो हुकूमत से सवाल करे और उनके जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हमारे पास इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि जब भी यानी जो जहाँ कहीं भी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन से पहले अगर इलाकाई सतह की भी होते हैं तो वो उसके असरात सारे मुल्क में हम देख रहे हैं और एक फ़िरका वाराना माहौल बनाया जा रहा है। इससे अगर हम नहीं निकलेंगे, इस चक्रव्यूह से अगर हम नहीं निकलेंगे तो यकीन माने बड़ी ये तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसके हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे जो फ़िक्रमंद यानी मुफक्किर हैं, दानिश्वर हैं, वो बार बार इस हवाले से देश की जनता की तवज्जो जो है करवा रहे हैं कि आप इन मामलात को रद्द करें, मुस्तरद करें, रिजेक्ट करें और ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को लाएं जो ये जो फ़िरकावारियत है इसको दूर करके जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं लोगों के, उसको हल करें।
क्योंकि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये देखने की ज़रूरत है। और हम पीछे होते जा रहे हैं, और हम ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले जिस तरह से उसने सारे हमारे मार्केट पर कब्ज़ा किया, हमारे जो उमरा थे, हमारे जो यानी हम ये कहेंगे कि हुक्मरान थे उस वक्त के भी, उनको भी अपनी मुट्ठी में किया, वही सूरत हाल कहा जा रहा है कि इस वक्त भी देखी जा रही है। ये तो देश की बात हो गई। मनान साहब, मैं जानना चाहूँगा अब अगर हम बात करें गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से, तो गाज़ा की सूरत हाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? और एक जानिब बातचीत भी चल रही है और दूसरी जानिब इजरायली एट्रॉसिटीज़ भी जो है चल रही हैं, मगरबी किनारा में बहुत बढ़ गया है मामला। क्या किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी मनान साहब। बाहर भाई, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस लोगों ने लगाई थी कि मसला हल हो गया, ये मसला हल नहीं हुआ है। मसला जहाँ का वहाँ है, बल्कि मैं कहूँगा उससे बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह से बदतर होता जा रहा है कि जो सियासतदान थे, चंद सियासतदान, वो इतने ओपन तरीके से एंटी फलस्तीनियन, एंटी अरब उनकी रेटोरिक रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अव्वल नंबर पर आते हैं। तो जिस तरीके के आज आप देखिए कि आपको वीडियोस आ रही है, आज अभी थोड़ी देर पहले अल जजीरा ने एक वीडियो डाला था एक लड़की का, आप उसको भगाकर इस्राएली आर्मी उसको शूट कर रही है। हाँ, उसको शूट कर रही है। तो और आप, ऐसा नहीं है कि हर तरफ एट्रोसिटीज हो रही है। आप फलस्तीनियों के बारे में, कॉज में आप किसी आवाज को उठाना नहीं चाहते। आज एक आदमी ने, गोरे ने, आपने बेयरफुट जो है पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, लंदन में फलस्तीनी फ्लैग लेकर गया है, तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ, बिग बेन टावर पे जो गया था, और उसको बोला है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप जिस किस्म का माहौल, अब इसराइल तो अपनी सीज फायर करने के लिए खतर को तीन भी जा रहा है, तो कौन, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। जी हाँ, उधर दोहा में जो है इजरायली वफ्द कल पहुंच रहा है, और फिर वो बातचीत भी इधर भी कर रहे हैं, उधर कायरा में भी बातचीत कर रहे हैं, उधर अमेरिका हमास के साथ डायरेक्टली जो है बातचीत कर रहा है। जी हाँ, फिर धमकियां भी दे रहे हैं। मुस्लिम नेशन, यूरोपियन नेशन बैक अरब प्रपोजल फॉर गाजा। आप लिखते हैं कि $53 बिलियन का जो प्रपोजल है फलस्तीनियों की सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स करने का, उसको ओके कर दिया है। फिर दूसरे दिन आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैं गाजा स्ट्रिप को एक, यानी बहुत बड़ा उसको टूरिज्म का, अरे भैया ये टूरिज्म का नहीं है, प्रॉब्लम टूरिज्म का नहीं है, ये स्टेट का मसला है। लोगों की, वहाँ की, उनकी अपनी सरजमीन को जो छीना गया है, जी हाँ, वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी समझ बिल्कुल है। आज आप एक आदमी को कल छोड़ा है जो 40 साल के बाद इसराइल ने उस आदमी को छोड़ा है। आपने पढ़ा होगा वो, बिल्कुल, जिंदगियां वक्फ हो गई, लोगों की जिंदगियां जो है इसराइल ने छीन ली। फिर आप पहली मर्तबा रमजान में फलस्तीनियों के घरों को मसमार किया गया, आग लगाई जा रही है। आग लगाई जा रही है। आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? आप जवाब दीजिए। मन्नान साहब, अब बात यहाँ गाजा की जो सूरत हाल है वो नज़रों के सामने है, लेकिन मगरबी किनारा में और दीगर मकबूजा जो इलाके हैं वहाँ पर भी इजरायली मजालिम बढ़ गए हैं। और ये तय है, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही कैप्टिव्स पूरे जितने भी इजराइल के हैं वो जैसे ही उनको छुड़ा लेगा, तो ये जंग जिसको कहा यह जा रहा है, जिस तरह से मनसूबाबंदियाँ बताई जा रही हैं कि पीस प्रोसेस के तहत ये किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वो जो तज्जियाकार हैं ख़ुद, यानी कि वेस्ट के भी और फिर मिडिल ईस्ट के भी, वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही कैप्टिव्स को रिलीज़ करवा लेगा या रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर इजराइल एक नई जुल्म की दास्तां का आगाज़ करेगा। भले ही उसका जवाब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बशर उल असद की जैसी भी हुकूमत थी, जो भी मामला था, एक कम अज़ कम एक अपराइजिंग के बाद जो हालात किए गए थे, उसके बाद एक हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे थे, वहाँ के लोगों को सांस लेने का मौका मिला था, क्योंकि मुसलसल किस तरह से आग की नज़र कर दिया गया था सीरिया को, शाम को। अब ये जो नई हुकूमत आई, इसके बाद ये नई हुकूमत इजराइल को तो चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से मुसलसल हमले वहाँ पर हो रहे हैं, बल्कि इजराइल ने उसको भी अपनी एक शाम को भी जो है अपनी कॉलोनी समझ लिया है। अब यहाँ पर जिस तरह की झड़पें हो रही हैं, ख़ुद यानी कि
मुसलमानों के दरमियान। तो मन्नान साहब, इस हवाले से किस तरह से देख रहे हैं आप शाम की सूरत हाल को? नहीं, शाम की सीरिया की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, तो गवर्नमेंट सो कॉल गवर्नमेंट की है, सीरिया की गवर्नमेंट कम्प्लीटली अगर आप देखें ओवरऑल तो वो कोई फलस्तीन का मसला हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, उस हवाले से बिल्कुल खामोश है, उनका कोई बयान आप नहीं देखेंगे। उनका मौक़िफ़ खाली जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सूट वूट पहन कर जाने का है उनका फाइट करने का ऑन द स्ट्रीट वाली जो कोई ऐसा होनी चाहिए, जी हाँ, वो बिल्कुल नहीं है इनके पास। अब आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अगर आप लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, नहीं है, ये मसला हल नहीं होगा, मसला बिगड़ता जा रहा है। इसको एक नया एंगल दे दिया जाता है जब भी, यानी कि जहाँ पर मुसलमानों के दरमियान जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो वहाँ पर रहते, चाहे इराक़ की सरज़मीन की बात कर लें, चाहे सीरिया की सरज़मीन की बात कर लें, चाहे हम लिबनान की बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए जैसे सीरिया में जो कुछ झड़पें हुई, खूनरेज़ी हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, तो यहाँ पर फौरी तौर पर एक बात सामने ला दी गई, वो जो फ़लस्तीन के काज के लिए लड़ रहे हैं उनका नाम जो है यहाँ पर लाया जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हिजबुल्लाह की बात की जा रही है, यानी हिजबुल्लाह को मसरूफ़ किया जा रहा है, या फिर कुछ यहाँ पर जो है उसकी मुदाखलत को ज़ाहिर करके फिर मुस्लिम दुनिया में वही चीज़ जो आपसी मसलकी जो मामलात हैं। तो मतलब कितना संगीन है, क्या इसको समझने की ज़रूरत है कि अग़यार की जानिब से, ये ताक़ूती ताकतों की जानिब से किस तरह का खेल किया जा रहा है, और हर बार जो है क्या हम इसी तरह से उसको कबूल कर लेंगे? के अंदर बाखर भाई अगर आप देखें तो 2 मिनट है मन्नान साहब हमारे पास जी। हाँ, मसलकी जो ये है उस पे आपको अरब कंट्रीज में लगा है, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज अगर कोई खिलाफ बात करता है, आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी आप अखबार में आप पढ़ेंगे, अभी आने वाली जो न्यूज अभी ब्रेक हो रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने $400 मिलियन कोलंबिया यूनिवर्सिटी को फंडिंग बंद कर दी है। उसकी वजह क्या है आपको मालूम है? क्योंकि वहाँ प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुए हैं यूनिवर्सिटी में जी। ये प्रोटेस्ट करने वाले अरबी नहीं है, ये प्रोटेस्ट करने वाले गोरे लोग हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली जी हाँ, समझिए आप। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अरबों को खत्म करेंगे, उनकी आवाज को दफन कर देंगे, वो एक कठपुतली हुकूमत को लाकर ठहरा देंगे तो इससे मसला हल हो जाएगा, नहीं, मसला हल नहीं होगा। आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि फलस्तीनी इन सब चीजों से डर कर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप कितने सालों से फलस्तीनी लड़ते आ रहे हैं, कितनी जंगें उन्होंने की हुई हैं, कितने थाउजेंड्स एंड लैक्स के ऊपर लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं, एम्प्यूटीज हैं, बेवाएं हुई हैं जी। आप वो इतना जल्दी वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं भाई। आप ये पहले आप माइंड में बिठा के रखिए, वो मेरे घर के लिए या किसी और के घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी सरजमीन के लिए जो उनकी हक बनता है उनका। एग्जैक्टली, इसको समझने की जरूरत है। उनको रहने के लिए दिया था आपने, उनको बेशक। अब मन्नान साहब बात यह है कि अब ये जो जंग बंदी का मामला है ये कितना पायदार रहेगा, ये कैप्टिव्स के रिलीज होने तक बात महदूद है, उसके बाद फिर क्या नक्शा होगा गाजा का और फिर मगरबी किनारा का और फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों का, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन OIC का इजलास होता है, उस हवाले से कोई बात नहीं है, बल्कि ऐसी बातें जो मसनूई हैं, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है। भाई अगर सीज़ फायर मुस्तकिल होगा तो आप कोई डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है कि इजराइल अब दोबारा से गज़ा पर या फिर मकबूजा फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पर हमले नहीं करेगा। ये दरअसल हकीक मामला है, लेकिन बहरहाल इस पर कोई न फिक्रमंदी है, ना इस हवाले से कोई इजलास है, ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।